हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ब्रेनीपीडिया स्किल्स। आई एम नेहा, योर पॉलिटी टीचर। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो होने वाला है इम्पॉर्टेंट वर्डिक्ट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के कुछ इम्पॉर्टेंट वर्डिक्ट्स, कुछ इम्पॉर्टेंट ऐसे फैसलों के बारे में जिन्होंने हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन पॉलिटी पे काफ़ी एक गहरा असर छोड़ा है। ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं व्हेनेवर वी आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी और स्टेट पीएससी। यहाँ पे इन पूरे केसेस से रिगार्डिंग, इन वर्डिक्ट से रिगार्डिंग क्वेश्चंस कई बार हमें देखने को मिल जाते हैं। इनमें से कुछ फेमस केस के शायद आपने नाम भी सुने होंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल केशवानंद भारती केस। ऑफ कोर्स ये जो केस है काफ़ी ज़्यादा फेमस केस रहा अपने आप में ही, और इस केस के रिगार्डिंग हमें अपने इंडियन पॉलिटी में कई सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में भी देखने को मिलते हैं एंड फ्यूचर में भी हम इस पर्टिकुलर केस से क्वेश्चंस को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इंडियन पॉलिटी में सिर्फ ये इकलौता ऐसा केस नहीं है जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे बहुत सारे वर्डिक्ट्स अभी तक सुनाए हैं जो कि इंडियन पॉलिटी के कंटेक्स्ट में हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इन सभी वर्डिक्ट्स ने हमारे संविधान, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे कोई ना कोई असर, कोई ना कोई इम्प्रिंट छोड़ा ही है। तो आज की क्लास में हम इन्हीं सारे इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट्स को पढ़ेंगे, समझेंगे कि भाई क्या वर्डिक्ट था, केस किस बारे में था, और साथ ही साथ इसका सिग्निफिकेंस हमें अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे, भारतीय संविधान पे किस प्रकार से देखने को मिला। तो ये सारी ही बातें आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखिए, केशवानंद भारती केस से हम स्टार्ट करेंगे, जो कि 1973 में आया, वन ऑफ द मोस्ट फेमस केस ऑफ इंडियन हिस्ट्री। इंडिया के अगर इतिहास में बात करूं फ्रीडम के बाद, तो यहाँ पे जो केशवानंद भारती केस रहा है ये अपने आप में ही काफ़ी फेमस और काफ़ी प्रसिद्ध केस जो है माना जाता है। यदि हम इसके बैकग्राउंड की बात करें कि भाई ये केस आखिर था किस बारे में, तो स्वामी केशवानंद भारती चैलेंज्ड केरला's लैंड रिफॉर्म लॉज विच ही आर्ग्यूड वायलेटेड हिज फंडामेंटल राइट्स। बेसिकली एक पर्सनालिटी थे स्वामी केशवानंद भारती। इन्होंने केरला के जो लैंड रिफॉर्म लॉज थे उन्हें चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट में, और उन्होंने बोला कि ये जो लैंड रिफॉर्म लॉज हैं इससे मेरे फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो वायलेट होते हैं, मेरे फंडामेंटल राइट्स को नुकसान पहुंचता है। दिस केस बॉट इनटू क्वेश्चन द स्कोप ऑफ पार्लियामेंट्स पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। अभी जो केस था ना, इस केस से काफ़ी सेवियर, काफ़ी सीरियस सवाल जो था वो निकल कर आया। वो ये था कि भाई यहाँ पे जो पार्लियामेंट को हमने पावर प्रदान की है कि आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को अमेंड कर सकते हैं, इसमें बदलाव ला सकते हैं, आखिर ये पावर्स कितनी है? क्या हमारा जो पार्लियामेंट है वो इतना पावरफुल है कि हमारे पूरे के पूरे संविधान को बदल कर रख दे? क्या पार्लियामेंट की जो पावर्स है वो कम्प्लीटली एब्सोल्यूट है? अगर वो अमेंडमेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं, हमारे संविधान को किसी भी प्रकार से बदलने के बारे में यदि हम बात कर रहे हैं, तो क्या हमारे पार्लियामेंट की जो पावर्स है वो इतनी ज़्यादा हैं कि वो हमारे यहाँ के सिटीजन्स के, नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स को भी अफेक्ट कर सकती हैं? ऐसे कई सारे सेवियर क्वेश्चंस इस एक केस ने हमारे पार्लियामेंट के ऊपर उठाए थे। देन इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट रहा? सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट वाइल पार्लियामेंट हैज़ द अथॉरिटी टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368 इट कैन नॉट ऑल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई हम मानते हैं इस बात को कि पार्लियामेंट के पास हमारे जो है ये अधिकार है कि वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को अमेंड कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव ला सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो हमारा पार्लियामेंट है वो हमारे संविधान, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को यहाँ पे बदल नहीं सकते। बेसिक स्ट्रक्चर से मतलब होता है, यहाँ पे अभी तक हमें बेसिक स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग कोई एब्सोल्यूट डेफिनेशन अपने कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को नहीं मिलती, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब होता है फंडामेंटल राइट्स को आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि सेक्युलरिज्म का जो कंसेप्ट है, अपार्ट फ्रॉम दैट इंटीग्रिटी है, यूनिटी है, फ्रेटर्निटी है, ऐसी कुछ जो बातें होती हैं उन चीज़ों को आप हमारे संविधान में नहीं बदल सकते, उन चीज़ों के साथ आप छेड़खानी नहीं कर सकते। बेसिकली आर्टिकल 368 जो होता है हमारे संविधान में, वो पार्लियामेंट को ये अधिकार देता है कि वो समय आने पर ज़रूरतों के हिसाब से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में बदलाव ला सकते हैं, चेंजेस ला सकते हैं। लेकिन ये जो एक केस रहा केशवानंद भारती केस, इसने यहाँ पे ये सवाल उठाया कि क्या भरोसा भाई ये जो पार्लियामेंट है अपनी इस पावर का गलत इस्तेमाल करे और संविधान को अपने फ़ायदे के हिसाब से, अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ के चेंज कर दे, तब हम क्या करेंगे? तब सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा कि भाई पार्लियामेंट के पास ये अधिकार है, हम मानते हैं इस बात को कि आर्टिकल 368 जो है हमारे संविधान का, पार्लियामेंट को ये अधिकार देता है कि आप चाहें तो यहाँ पे बदलाव ला सकते हैं, अमेंडमेंट कर सकते हैं, लेकिन
आप हमारे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को यहाँ पे नहीं बदल सकते, जो कि होता है यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स और भी बहुत सारी बातें हमें बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर देखने को मिलती हैं। यदि आप बात करेंगे किसी एब्सोल्यूट डेफिनेशन की, तो यहाँ पे एब्सोल्यूट डेफिनेशन, येस सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस एवरीवन। सो व्हाट आई वाज सेइंग इज़ दैट यहाँ पे हमारे पार्लियामेंट के पास, ये सांसद के पास ये अधिकार तो है कि वो हमारे संविधान में चेंजेस ला सकते हैं, लेकिन हमारे संविधान की जो बेसिक बातें होती हैं, जैसे कि हमारे नागरिकों को फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करना, हमारे देश में यूनिटी बना के रखना, फ्रेटर्निटी भाईचारे को बना के रखना, उसके अलावा भी कई सारी चीज़ें होती हैं जैसे सेंटर स्टेट रिलेशंस हुए, और भी कई बातें हमें बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर देखने को मिलती हैं। इन चीज़ों को आप ऑल्टर नहीं कर सकते, इन चीज़ों में आप बदलाव नहीं ला सकते। साथ ही साथ इंडिपेंडेंट जुडिशरी की बातें देखने को मिलती हैं, प्रेसिडेंट के कई पावर्स होते हैं, रूल्स होते हैं, प्राइम मिनिस्टर के भी कुछ रूल्स फंक्शंस होते हैं। बेसिकली आप यहाँ पे संविधान को अपने फ़ायदे के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए अमेंड नहीं कर सकते। यहाँ पे जो बेसिक स्ट्रक्चर है, इसके लिए हम एक सेपरेट क्लास रखेंगे जहाँ पे हम सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर की बात करेंगे। आई गेस बेसिक स्ट्रक्चर की जो क्लास होगी अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको देखने को मिल जाएगी। और अगर आप समझना चाहते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन क्या होता है, तो आप हमारे चैनल पे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन की क्लास गो थ्रू कर सकते हैं और समझ सकते हैं। मेरी जो प्लेलिस्ट होगी पॉलिटी बाय नेहा मैम, आप उस प्लेलिस्ट पे जाइए, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन का जो भी क्लास होगा, वीडियो होगा, आप उसे गो थ्रू करके समझ सकते हैं कि भाई हमारे संविधान में ये जो टर्म बेसिक स्ट्रक्चर है ना, इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है। आज हम इस चीज़ को डेप्थ में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है वो इम्पॉर्टेंट जजमेंट्स को, इम्पॉर्टेंट वर्डिक्ट्स को पढ़ना है। उम्मीद करती हूँ केशवानंद भारती केस से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट जजमेंट था वो आपको समझ में आया होगा। साथ ही साथ इसका सिग्निफिकेंस हमें अपने संविधान पे क्या देखने को मिला, चलिए समझते हैं। This judgment protects the essential framework of constitution such as democracy, secularism and judicial independence from being diluted through amendments। इस जजमेंट ने, ये जो जजमेंट आया कि भाई आप बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़खानी नहीं करेंगे, इस जजमेंट ने हमारे देश की डेमोक्रेसी को, हमारे देश के सेकुलरिज्म को, सेकुलरिज्म मतलब हम सभी रिलीजन्स को एक समान मानेंगे, किसी एक धर्म को प्रमोट नहीं करेंगे। जुडिशियल इंडिपेंडेंस मतलब हमारे यहाँ की जो जुडिशरी होगी वो बिल्कुल इंडिपेंडेंटली अपना वर्क करेगी। यहाँ पे वो किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल या फिर गवर्नमेंट या फिर सरकार के दबाव में आके काम नहीं करेगी। उनके जो भी कार्य होंगे, फंक्शंस होंगे, वो क्या होंगे, कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट होंगे फ्रॉम बीइंग डाइल्यूटेड थ्रू द अमेंडमेंट्स। इन सारी ही चीज़ों को यहाँ पे इस पर्टिकुलर जजमेंट ने बचा लिया, किसके बलि चढ़ने से, अमेंडमेंट की बलि चढ़ने से। मतलब कि अब पार्लियामेंट जो है अमेंडमेंट के नाम पे हमारे देश की डेमोक्रेसी, हमारे देश के सेक्युलरिज्म और जुडिशियल इंडिपेंडेंस को किसी भी प्रकार से नहीं बदल सकते, किसी भी प्रकार से चेंज नहीं कर सकते। उम्मीद करती हूँ केशवानंद भारती केस से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी आपको समझ में आई होंगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे मेनका गांधी केस के बारे में, जो कि 1978 में हुआ। बेसिकली मेनका गांधी जी जो थी, उनका जो पासपोर्ट था ना, उनसे छीन लिया गया था बिना किसी प्रॉपर रीज़न के बताए। यहाँ पे उनसे उनका पासपोर्ट सीज़ कर लिया गया और उन्हें उसके पीछे कोई लॉजिकल रीज़न भी नहीं दिया गया कि हम आपका पासपोर्ट क्यों सीज़ कर रहे हैं। देन इसके बाद ये जो उनके साथ इंसिडेंट हुआ कि भाई उनका पासपोर्ट ले लिया गया बिना किसी प्रॉपर रीज़न के, वो जाती हैं सुप्रीम कोर्ट के पास। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये बात रखी, ये अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो सामने रखा कि भाई ये जो उनके साथ इंसिडेंट हुआ, उनसे बिना परमिशन लिए और उन्हें कोई बिना वैलिड रीज़न दिए उनका पासपोर्ट उनसे छीन लिया गया। इस पर्टिकुलर इंसिडेंट्स में उनका जो आर्टिकल नंबर 21 के अंतर्गत फंडामेंटल राइट होता है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी या फिर प्राइवेसी, इसे हार्म किया गया है, इसे वायलेट किया गया है। उन्होंने बोला कि भाई मुझसे जो मेरा ये पासपोर्ट जो है वो लिया गया, इसके पीछे मुझे कोई भी लॉजिकल रीज़न, कोई भी वैल्यूएबल रीज़न नहीं बताया गया कि ये ऐसा मेरे साथ क्यों किया जा रहा है, और इससे मेरा जो फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है, क्योंकि भारतीय संविधान मुझे आर्टिकल 21 के अंतर्गत देता है, जो कि है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यानी कि जीवन जीने का अधिकार। इस चीज़ को यहाँ पे हार्म पहुँचाया गया है, वायलेट किया गया है। तो यहाँ पे ये इनका पक्ष था कि भाई आप इस चीज़ के अगेंस्ट में कार्रवाई कीजिए, इस चीज़ के पक्ष में, मतलब पक्ष में तो नहीं, इस चीज़ के बारे में फैसला सुनाइए। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला, द कोर्ट एक्सपांडेड द इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 21, रूलिंग दैट लॉ अफेक्टिंग पर्सनल लिबर्टी मस्ट बी फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे आर्टिकल 21 को थोड़ा सा इंटरप्रिटेट किया, मतलब यहाँ पे 21 को थोड़ा और डिस्क्राइब करा और कहा कि अगर संविधान या फिर हमारे देश की गवर्नमेंट किसी भी प्रकार के लॉ बनाती है, कोई भी नियम बनाती है, कोई भी कानून बनाती है,
तो वो कानून फेयर होना चाहिए और रीज़नेबल होना चाहिए। अगर वो कानून हमारे देश के नागरिकों के आर्टिकल 21 को इफ़ेक्ट करता है तो मान लीजिए सरकार ने कोई भी नया नियम बनाया, कोई भी नया लॉ बनाया, कोई भी नए रेगुलेशन यहाँ पे आए हैं और वो किसी भी प्रकार से आपके या मेरे आर्टिकल 21 यानी कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को नुकसान पहुंचाते हैं, वायलेट करते हैं, तो वो जो लॉ है ना वो रीज़नेबल होना चाहिए, सही शर्तों पे होना चाहिए। उसके पीछे का जो कारण है, जो भी रीज़न है, वो बिल्कुल सही होना चाहिए। किसी भी गलत कारणों की वजह से या फिर सरकार के खुद के फ़ायदे के लिए वो हमारा राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, जो कि हमें आर्टिकल 21 के अंतर्गत देखने को मिलता है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने यही जजमेंट दिया कि यदि सरकार किसी भी प्रकार से कोई भी रोक टोक कर रही है, कोई भी रोक लगा रही है, किसी भी प्रकार के नियम को, किसी भी प्रकार के रूल रेगुलेशन को यहाँ पे बता रही है, देन उस कंडीशन में क्या होना चाहिए, यहाँ पे आप जो भी नियम बना रहे हैं वो एकदम सही होना चाहिए, एकदम रीज़नेबल होना चाहिए। आप किसी भी गलत बेसिस पे या फिर खुद के फ़ायदे के लिए हमारे किसी भी सिटीज़न के फंडामेंटल राइट जो कि है आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को नुकसान नहीं पहुँचा सकते। देन सिग्निफिकेंस की मैं बात करूँगी। दिस जजमेंट ensured due process and expanded the scope of fundamental rights, giving citizen greater protection against arbitrary actions by the state। यहाँ पे हमारे फंडामेंटल राइट्स को थोड़ा सा और एक्सपांड किया गया, फंडामेंटल राइट्स को थोड़ा और मजबूत बनाया गया। यहाँ पे हम लोगों जो हैं, हम जो सिटीजन्स हैं, हमें ये एक प्रोटेक्शन, एक सेफ गार्ड प्रोवाइड किया गया स्टेट के गलत एक्शंस के अगेंस्ट में। अगर स्टेट अपनी मर्जी से हमारे खिलाफ कोई भी गलत एक्शन लेना चाहती है तो उसके लिए हमारे फंडामेंटल राइट को और ज़्यादा यहाँ पे एक्सपांड किया गया था और बेहतर तरीके से डिस्क्राइब किया गया था, ताकि फ्यूचर में इस तरीके का कोई केस सामने निकल कर ना आए जहाँ पे किसी भी सिटीज़न, किसी भी नागरिक का जो फंडामेंटल राइट है वो अफेक्ट हो। ये जो आर्टिकल 21 था हमारा राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये चीज़ भविष्य में दोबारा रिपीट ना हो, इस आर्टिकल का दोबारा हनन ना हो, इस चीज़ को दोबारा वायलेट ना किया जाए, इस बात का ध्यान रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया, जहाँ पे उन्होंने बोला कि भाई यदि आप रोक टोक लगा रहे हैं, आप किसी भी प्रकार का नियम बना भी रहे हैं, तो वो नियम रीज़नेबल होना चाहिए, सही शर्तों पे होना चाहिए, उसके पीछे के जो कारण है वो बिल्कुल लॉजिकल होने चाहिए। आप बिल्कुल ही अपनी मन मर्जी से कार्य नहीं करेंगे। देन नेक्स्ट केस है हमारा विशाखा केस, जो कि है 1997 का। अब इसके बैकग्राउंड को समझते हैं, क्या बैकग्राउंड था, ये केस आखिर किस बारे में था। तो ये जो विशाखा केस था 1997 का, इस टाइम पे अ ग्रुप ऑफ वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन फाइल्ड अ पिटीशन आफ्टर द ब्रूटल गैंग रेप ऑफ सोशल वर्कर इन राजस्थान। बेसिकली इस टाइम पे राजस्थान में एक सोशल वर्कर थी, उनका बहुत बुरे तरीके से गैंग रेप हुआ था, जिसके अगेंस्ट में जो रेप हुआ था, ये जो पूरा एक क्राइम हुआ था, इसके अगेंस्ट में वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन का एक ग्रुप हुआ करता था। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करी, पिटीशन यहाँ पे फाइल किया कि भाई आप इस चीज़ में गो थ्रू कीजिए, आप इस चीज़ में फैसला सुनाइए, जो भी लोगों ने ये कार्य किए हैं उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। हाईलाइटिंग द लैक ऑफ गाइडेंस फॉर प्रिवेंटिंग वर्क प्लेस सेक्शुअल हैरेसमेंट। यहाँ से ये बात सामने निकल कर आई कि वर्क प्लेस पे जो सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है उसके रिगार्डिंग यहाँ पे कोई भी गाइडलाइंस देखने को नहीं मिलती हैं, कोई भी ठोस नियम हमें देखने को नहीं मिलते हैं। यहाँ पे राजस्थान में एक केस होता है जहाँ पे एक सोशल वर्कर के साथ बहुत बुरी तरीके से गैंगरेप किया जाता है, और उस चीज़ के अगेंस्ट में आवाज़ उठाते हुए वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन के ग्रुप ने यहाँ पे याचिका दायर करी। उन्होंने बोला कि यहाँ पे आपने ये जो सारे नियम बनाए हैं बहुत अच्छी बात है, संविधान है, सब कुछ ठीक है, लेकिन जो वर्क प्लेस पे वुमेन्स के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है उसके अगेंस्ट में आपने यहाँ पे कोई भी ठोस नियम नहीं बनाए, कोई भी गाइडलाइंस हमें देखने को नहीं मिलती है। तो आप क्या कीजिए, इस चीज़ को थोड़ा गो थ्रू कीजिए और यहाँ पे बहुत ठोस नियम होने चाहिए, बहुत कड़क फैसले आपको लेने चाहिए, ताकि वर्क प्लेस पे, काम की जगहों पे वुमेन्स के साथ जो सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है, जो परेशानी उन्हें देखने को मिलती है, जो भी प्रॉब्लम्स उन्हें फेस करनी पड़ती हैं, उससे उन्हें राहत मिले। देन जजमेंट क्या हुआ, चलिए देखते हैं। द कोर्ट लेड डाउन विशाखा गाइडलाइंस विच आउटलाइन मेजर्स एम्प्लॉयर्स मस्ट टेक टू प्रिवेंट एंड एड्रेस वर्क प्लेस हैरेसमेंट। अब इसके बाद यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस निकाली गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जिसमें कि बोला गया कि ये जो भी एम्प्लॉयर्स होते हैं, जो भी लोग जॉब को प्रोवाइड करते हैं, बेसिकली जो इंडस्ट्री ओनर्स होते हैं या जो भी लोग
यहाँ पे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ फैक्ट्रीज़ को मैनेज करते हैं, उन्हें इन गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ेगा ताकि जो वर्क प्लेस पे वुमेंस के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है इसे बचाया जा सके लोगों को। और यहाँ पे इस चीज़ों के अगर कहीं पे भी ये चीज़ हो रही है तो इसके अगेंस्ट में कड़क एक्शन लिए जा सके। यहाँ पे गाइडलाइंस बहुत सारे नियम बनाए गए वुमेंस के वर्क प्लेस के लिए ताकि फ्यूचर में उन्हें वर्क प्लेस पे किसी भी तरीके के हैरेसमेंट को फेस ना करना पड़े। These guidelines were later codified into the Sexual Harassment of Women at Workplace Act 2013। अब ये जो हमारी गाइडलाइंस इस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ने निकाली थी, इन गाइडलाइंस को आगे चल के 2013 में एक एक्ट आता है, सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एक्ट 2013। इसमें इन सारी ही गाइडलाइंस को इन्वॉल्व किया गया और इस एक्ट के अंदर इन गाइडलाइंस का और बेहतर तरीके से इस्तेमाल हुआ। देन सिग्निफिकेंस की मैं बात करूंगी, क्या सिग्निफिकेंस निकल के आया इसका। दिस जजमेंट एम्पावर्ड वुमेन एंड प्रमोटेड जेंडर इक्वालिटी इन वर्क प्लेस। यहाँ पे हमें वुमेन्स की जो एक एम्पावरमेंट थी वो देखने को मिली, महिला सशक्तिकरण जो था, महिला सशक्तिकरण, राइट, हिंदी प्रोनाउंसिएशन इज़ नॉट सो गुड, तो महिला सशक्तिकरण जो था महिलाओं का वो हमें यहाँ पे देखने को मिला। साथ ही साथ वर्क प्लेस पे, काम काज की जगह पे जो एक जेंडर इक्वालिटी थी वो भी यहाँ पे उभर कर आई, क्योंकि यहाँ से लोगों को काफ़ी अवेयरनेस हुई कि वर्क प्लेस पे किस तरीके से बिहेव करना चाहिए। गाइडलाइंस आ चुकी थी कि अब महिलाओं के खिलाफ किसी भी प्रकार की गलत एक्टिविटीज़ को आप प्रमोट नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ बहुत सारे नियम बनाए गए थे जिसके अंतर्गत महिलाओं को वर्क प्लेस पे काम दिया जाने लगा। और साथ ही साथ यहाँ पे महिलाओं के अगेंस्ट में यदि कोई भी इस तरीके का हैरेसमेंट हो रहा है तो उसके खिलाफ यदि आप केस करते हैं तो वहाँ पे उसके लिए उसके अगेंस्ट में स्ट्रिक्ट एक्शंस भी लिए जाने लगे थे। तो इसका सिग्निफिकेंस काफ़ी अच्छा हमें देखने को मिला। तो ये जो केस हो जाता है काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट केस हो जाता है। देन नेक्स्ट केस है शाह बानो केस 1985। अब 1985 में एक और केस होता है जिसका नाम है शाह बानो केस। अब ये केस क्या है चलिए समझते हैं। बैकग्राउंड की यदि मैं बात करूं तो शाह बानो, अब मुस्लिम वुमेन वॉज डिनाइड मेंटेनेंस बाय हर हस्बैंड आफ्टर डिवोर्स। देखिए, शाह बानो जो थी एक मुस्लिम वुमेन थी और डिवोर्स के बाद इनके जो हस्बैंड थे उन्होंने मना कर दिया कि मैं आपको किसी भी प्रकार का मेंटेनेंस जो है वो प्रदान नहीं कर पाऊंगा, किसी भी प्रकार का मेंटेनेंस मैं आपको नहीं दूंगा। तो शी फाइल्ड अ केस अंडर सेक्शन 125 ऑफ CRPC विच अप्लाइज टू ऑल रिलीजन्स फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट। तो भाई इस चीज़ से परेशान होकर उन्होंने CRPC के सेक्शन 125 के अंदर एक केस फाइल किया। ये जो हमारा 125 सेक्शन है ये बताता है कि भाई कोई भी रिलीजन हो यहाँ पे डाइवोर्स के बाद फाइनेंशियल सपोर्ट जो है अपने एक्स हस्बैंड को, अपनी एक्स वाइफ को प्रोवाइड करना ही पड़ेगा, ताकि वो डिवोर्स के बाद अगर वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है तो वो क्या कर सके, फाइनेंशियली थोड़ा स्ट्रांग हो सके और अपना गुजारा जो है वो कर सके। तो उन्होंने क्या किया, शाह बानो ने यहाँ पे एक केस जो है फाइल कर दिया इनके हस्बैंड के अगेंस्ट में कि भाई ये जो इंसान है मुझे यहाँ पे मेंटेनेंस देने से मना कर रहा है, तो इस कंडीशन में मैं अपना गुजारा कैसे करूँगी क्योंकि मैं फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हूँ। देन जजमेंट क्या निकल कर आया, द कोर्ट रूल्ड इन फेवर ऑफ शाह बानो stating that she was entitled to maintenance under section 125। अब यहाँ पे जो जजमेंट आया कोर्ट का वो शाह बानो के फेवर में ही आया। कोर्ट ने कहा कि शाह बानो जो है उन्हें मेंटेनेंस मिलना चाहिए क्योंकि ये उनका अधिकार है सेक्शन 125 के अंडर। सेक्शन 125 बोलता है कि जैसे डाइवोर्स के केसेस होते हैं उस कंडीशन में डाइवोर्स के बाद जो वाइफ होती है इफ़ शी इज़ नॉट फाइनेंशियली स्टेबल, अगर वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है देन उस कंडीशन में उन्हें यहाँ पे मेंटेनेंस जो है उनके हस्बैंड के द्वारा प्रदान किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे कोर्ट ने बोला कि शाह बानो को भी अपने पति के द्वारा जो मेंटेनेंस है, मेंटेनेंस की जो भी राशि है वो मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे इसके बाद इन्हें मेंटेनेंस की राशि मिलने लगी। देन सिग्निफिकेंस की यदि मैं बात करूँ, दिस जजमेंट स्पार्क्ड डिबेट ऑफ ऑन द यूनिफॉर्म सिविल कोड एंड हाईलाइटेड टेंशन बिटवीन सेक्युलर लॉ एंड पर्सनल रिलीजियस लॉ। अब इसका जो सिग्निफिकेंस रहा वो ये निकल कर आया कि यहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड के बीच में और जो हमारे पर्सनल रिलीजन्स लॉज होते हैं, आप सभी को पता होगा यहाँ पे अलग अलग धर्मों के कुछ अलग अलग नियम भी हमें देखने को मिलते हैं अपने देश में। तो यहाँ पे एक डिबेट स्टार्ट हो गई, एक बहसबाजी स्टार्ट हो गई कि क्या हमारे देश में सेकुलरिज्म सच में फॉलो होता है या फिर हमारे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो आना चाहिए। इस तरीके के अलग अलग समुदायों के अलग अलग जो मुद्दे थे वो निकल कर सामने आने लगे। बेसिकली अलग अलग समुदायों के अलग अलग ग्रुप ऑफ पीपल के अलग अलग जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ होते हैं वो इस केस के बाद निकल के सामने आए। इस केस के बाद काफ़ी बहस, काफ़ी डिबेट्स हमें देखने को मिली। नेक्स्ट मैं बात करना चाहूँगी यहाँ पे SR बोम्मई केस के बारे में जो कि 1994 में रहा।
अब इस केस में क्या हुआ, बैकग्राउंड क्या था, द डिसमिसल ऑफ गवर्नमेंट्स इन कर्नाटका एंड नागालैंड अंडर आर्टिकल 356 जो कि प्रेसिडेंट रूल था, इसे चैलेंज किया गया था। बेसिकली कर्नाटका में क्या हुआ था, एस आर बोम्मई जो थे वहाँ पे उस टाइम पे आई गेस चीफ मिनिस्टर थे, एंड उन्हें बेसिकली क्या होता है, जब भी कोई भी गवर्नमेंट जो होती है स्टेट गवर्नमेंट, वो सही तरीके से कार्य नहीं करती, या फिर जो स्टेट गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर होते हैं वो अपनी मेजॉरिटी प्रूफ नहीं कर पाते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, देन उस कंडीशन में क्या होता है, उस पर्टिकुलर राज्य में प्रेसिडेंट रूल यानी कि राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है कि भाई आपकी जो राज्य की सरकार है वो सही तरीके से कार्य नहीं कर पा रही है, वो इतनी स्टेबल नहीं है कि आपके राज्य के कार्यभार को संभाल सके। तो उस कंडीशन में प्रेसिडेंट रूल यानी कि राष्ट्रपति जो शासन है किसी भी राज्य में लगा दिया जाता है। तो इस केस में, कर्नाटका के केस में क्या हुआ था, यहाँ पे उन्हें अपनी जो मेजॉरिटी थी वो प्रूफ करने का मौका नहीं दिया गया। उसके पहले ही यहाँ पे जो गवर्नर थे वहाँ पे कर्नाटका के, उन्होंने यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल यानी कि राष्ट्रपति शासन लगा दिया, जिस बात को अपोज करते हुए, इस बात का अपोज करने के लिए ये जो एस आर बोम्मई थे, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करी कि यहाँ पे जो राष्ट्रपति शासन है, प्रेसिडेंट रूल है, इसे केंद्र सरकार अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करती है, अपने प्रॉफिट के लिए इस चीज़ को इस्तेमाल किया जाता है। हमारे राज्य में यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल यानी कि राष्ट्रपति शासन की ज़रूरत नहीं थी, फिर भी अपना फ़ायदा मैनेज करने के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए यहाँ पे कि जो हमारा प्रेसिडेंट रूल है यानी कि राष्ट्रपति शासन है वो लगाया गया। तो यहाँ पे ये जो पूरा आर्टिकल है, आर्टिकल 356 राष्ट्रपति शासन प्रेसिडेंट रूल की जो बात करता है, इसका मिसयूज होता है, इसका गलत इस्तेमाल होता है। ऐसी बातें लेकर ये सर पहुंचे सुप्रीम कोर्ट के पास। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पे क्या फैसला सुनाया, चलिए देखते हैं। बैकग्राउंड तो हमने बहुत अच्छे से समझ लिया कि भाई ये जो पूरा केस था ये क्यों हुआ था, क्योंकि यहाँ पे उनकी सरकार को मेजॉरिटी प्रूव करने का मौका ही नहीं दिया गया। उसके पहले ही उनके राज्य में क्या लगा दी गई थी, प्रेसिडेंट रूल यानी कि राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया, जो कि गलत था, जो कि जिसकी कंप्लेन लेके ये सर जाते हैं यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के पास। अब सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या बोलते हैं, चलिए देखते हैं। द कोर्ट रूल्ड दैट प्रेसिडेंट रूल शुड ओनली बी इन्वोक्ड इन केसेस where constitutional machinery has completely failed in a state। अब यहाँ पे हमारे कोर्ट ने बोला कि भाई ये जो राष्ट्रपति शासन है ये सिर्फ उस जगह पे लगाना चाहिए जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, यानी कि जहाँ की सरकार बिल्कुल पूरी तरीके से गिर चुकी है, जहाँ की सरकार में कोई स्टेबिलिटी आपको देखने को नहीं मिल रही है, जहाँ पे जो एमएलए हैं वो अपनी सरकार छोड़ के किसी दूसरी सरकार के पास चले गए हैं, या फिर मेजॉरिटी ऑफ लोगों ने जो चीफ मिनिस्टर है उनके पास से अपना सपोर्ट जो है वो हटा लिया है, मेजॉरिटी को वो प्रूफ नहीं कर पाए हैं। पूरा जो एक प्रोसेस होता है उसे फॉलो करने के बाद ही आप क्या करेंगे, प्रेसिडेंट रूल यानी कि राष्ट्रपति शासन जो है किसी भी राज्य में लगा सकते हैं। देन इसके बाद यहाँ पे बोला गया द डिसमिसल ऑफ गवर्नमेंट्स कैन नॉट बी डन आर्बिटरीली। अब यहाँ पे बोला गया कि जो आप गवर्नमेंट को डिसमिस कर दे रहे हैं, राज्य सरकारों को ऐसे ही हटा दे रहे हैं, अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, ये आप नहीं कर सकते। आप राष्ट्रपति शासन सिर्फ तब लगाएंगे जब किसी भी राज्य की जो सरकार है वो सच में बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, वहाँ पे कोई भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क आपको देखने को नहीं मिल रहा है, सरकार इतनी स्टेबल ही नहीं है, इतनी मेजॉरिटी ही नहीं है सरकार के पास कि वो अपने कार्यों को परफॉर्म कर सके। सिर्फ उसी कंडीशन में आप क्या लगाएंगे, यहाँ पे राष्ट्रपति शासन यानी कि प्रेसिडेंट रूल लगाएंगे। देन सिग्निफिकेंस की मैं बात करूं, क्या सिग्निफिकेंस निकल के आता है इस आर्टिकल का, तो दिस जजमेंट कर्टेल द मिसयूज ऑफ आर्टिकल 356 एंड स्ट्रेंथन्ड इंडियाज फेडरल स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे जो मिसयूज हो रहा था आर्टिकल 356 का, उसमें इस केस ने रोक लगाई कि भाई आर्टिकल 356 को आप जब चाहें तब इस्तेमाल नहीं कर सकते, और साथ ही साथ इंडिया का जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसे भी स्ट्रॉन्ग बनाया। फेडरल स्ट्रक्चर मतलब डिवीजन ऑफ पावर, किसके बीच में, सेंटर और स्टेट के बीच में। इन दोनों ही बातों को यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंस दी गई, इन दोनों ही बातों के हमें चेंजेस देखने को मिले। पहला चेंज, अब जो आर्टिकल 356 का मिसयूज हो रहा था, गलत इस्तेमाल हो रहा था अब तक, वो नहीं होगा। साथ ही साथ हमारे इंडिया में जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसे भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग यानी कि मजबूत बनाया गया। बात करना चाहेंगे श्रेया सिंघल केस 2015 के बारे में। इसका बैकग्राउंड की यदि मैं बात करूं, सेक्शन 66A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट अलाउड अरेस्ट फॉर ऑफेंसिव कंटेंट ऑनलाइन
लीडिंग टू कंसर्न अबाउट अब्यूज़ एंड कर्बिंग फ्री स्पीच। देखिए यहाँ पे बेसिकली सेक्शन 66A जो है उसने बोला इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी एक्ट का जो आर्टिकल सेक्शन 66A है, उन्होंने बोला कि अगर आप ऑनलाइन ऑफेंसिव कंटेंट लगाते हैं, ऑनलाइन आप किसी भी तरीके के गलत पोस्ट जो है उन्हें करते हैं, गलत चीज़ों को पोस्ट करते हैं, गलत चीज़ें प्रोपोगेट करने की कोशिश करते हैं, तो उस कंडीशन में यहाँ पे आपको अरेस्ट किया जा सकता है। किस कंडीशन में? अगर आप किसी भी तरीके के अब्यूज़ और फ्री स्पीच को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, बेसिकली आप किसी भी तरीके से ऑनलाइन हेट स्पीच फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, किसी प्रकार की गलत इन्फॉर्मेशन को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं अपनी किसी पोस्ट के द्वारा या फिर किसी भी कमेंट के द्वारा, किसी भी प्रकार के ऑनलाइन एक्टिविटी के द्वारा यदि आप इस तरीके के कोई भी कार्य कर रहे हैं, तो यहाँ पे सेक्शन 66A जो है आईटी एक्ट का, ये बोलता है कि आपको अरेस्ट किया जा सकता है। ये तो यहाँ पे बैकग्राउंड निकल के आया। अब देखते हैं कि भाई यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में क्या बोला। जजमेंट में बोला गया द सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन सेक्शन 66A declaring it unconstitutional as it violated the right to freedom of speech and expression under article 19 clause 1A। अब सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे जो सेक्शन 66A था इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल दिया, नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया, मतलब कि ये अब हमारे संविधान का हिस्सा नहीं है। इस तरीके का कोई भी सेक्शन अब आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्यों हटाया गया इस सेक्शन को? क्योंकि यहाँ पे ये बोला गया कि ये जो पूरा सेक्शन था ना, सेक्शन 66A, ये हमारे देशवासियों के, सिटीजन्स के राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को नुकसान पहुँचा रहा था, उसे वायलेट कर रहा था। अभी जो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, ये हमारे संविधान के आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 के आर्टिकल 19(1) के क्लॉज ए में देखने को मिलता है। ये बात यहाँ पे बोली गई कि ये जो सेक्शन 66A है ना, हमारे देश के जो जितने भी देशवासी हैं, सिटीजन्स हैं, उनके इस राइट को, इस फंडामेंटल राइट को, इस मौलिक अधिकार को नुकसान पहुँचा रहा है। इसीलिए यहाँ पे हम इस चीज़ को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर रहे हैं, इसे अपने संविधान से हटा रहे हैं। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को हटा दिया। अब यहाँ पे इसके क्या सिग्निफिकेंस देखने को मिले, देखते हैं। द जजमेंट रीइंफोर्स फ्री स्पीच राइट्स पर्टिकुलरली इन द डिजिटल एज। यहाँ पे इस जजमेंट ने स्पीच राइट्स को रीइंफोर्स किया कि भाई अब ऑनलाइन अपनी बातें रख सकते हैं, आपके जो भी विचार हैं उन्हें रख सकते हैं। बेसिकली ये डिजिटल एज के लिए था, ऑनलाइन एक्टिविटीज़ के लिए था कि अब ऑनलाइन यदि आप चाहें तो आपकी जो भी मन की बातें हैं उन्हें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे पेश कर सकते हैं। देन जस्टिस केस पुट्टस्वामी केस 2017। अब ये केस क्या है, चलिए देखते हैं। जस्टिस पुट्टस्वामी चैलेंज द आधार स्कीम आर्ग्यूइंग इट वायलेटेड द राइट टू प्राइवेसी। अब जो जस्टिस पुट्टस्वामी थे, इन्होंने आधार स्कीम को चैलेंज किया और बोला कि ये जो आधार स्कीम है ना, इसने राइट टू प्राइवेसी को वहाँ बहुत बुरे तरीके से वायलेट किया है। हमारे संविधान में आर्टिकल 21 जो कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी यानी कि प्राइवेसी की बात करता है, उस फंडामेंटल राइट को यहाँ नुकसान पहुँचाया गया है, हार्म किया गया है। अब जजमेंट क्या निकला? द कोर्ट डिक्लेयर्ड प्रिवेसी एट द फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। कोर्ट ने बोला कि ये जो राइट टू प्रिवेसी है ना, ये हमारा फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार है। कौन से आर्टिकल के अंदर? आर्टिकल 21 के अंदर। इट रिकॉग्नाइज प्रिवेसी एज इंस्टिंक्ट टू लाइफ एंड लिबर्टी। यहाँ पे बोला गया कि जो प्रिवेसी है ना, ये हमारी ज़िंदगी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। सभी की अपनी प्रिवेसी हो सकती है, सभी की अपनी पर्सनल बातें हो सकती हैं, और ये प्रिवेसी होना, प्राइवेट लाइफ को मेंटेन करना, ये हमारा मौलिक अधिकार है, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। ये किसने बोला? सुप्रीम कोर्ट ने बोला। कौन से आर्टिकल के अंदर? अंडर आर्टिकल 21। सिग्निफिकेंस क्या निकल के आया? द जजमेंट लेड द ग्राउंड वर्क फॉर डिबेट्स ऑन डाटा प्रोटेक्शन, सर्वेलेंस एंड इंडिविजुअल फ्रीडम इन इंडिया। इस जजमेंट ने बोला कि जो डाटा प्रोटेक्शन है वो होना चाहिए, और यहाँ पे बहुत सारी बहस निकल कर आई, बहुत सारी डिबेट्स होने लगी कि भाई ये जो डाटा प्रोटेक्शन है, सिटीजन्स का डाटा है, उसे किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जाए। सर्वेलेंस यानी कि हर जगह जो कैमराज होते हैं उसमें भी तो प्राइवेसी भंग होती है, और भी सारी इंडिविजुअल फ्रीडम्स जो होती है हमारे देश में सिटीजन्स के पास नहीं देखने को मिलती। तो इस तरीके के बहुत सारी डिबेट्स होने लगी, कॉन्फ्लिक्ट होने लगे कि भाई ये जो सर्वेलेंस होते हैं, डाटा प्रोटेक्ट किया जाता है, डाटा को सेव किया जाता है, ये भी तो एक तरीके से राइट टू प्राइवेसी जो है उसका वायलेशन हो रहा है। इस तरीके की कई डिबेट्स हमें इस केस के बाद अपने देश में देखने को मिली। देन नवतेज सिंह जौहर केस 2018। नवतेज सिंह जौहर केस क्या है, चलिए इसे भी समझते हैं। आज हम इतने सारे केसेस को इसलिए पढ़ रहे हैं, इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि हो सकता है फ्यूचर में इनमें से कोई भी चीज़ आपके एग्जामिनेशन में आ सकती है, आपसे इन चीज़ों के रिगार्डिंग क्वेश्चंस हो सकते हैं। इसीलिए हम ये सारे ही जो केसेस हैं इन्हें आज यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं।
आज की क्लास थोड़ी सी लेंदी हो रही है, आई नो दैट, बट वी हैव टू डिस्कस ऑल द इंपॉर्टेंट केसेस बिकॉज वी आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी एंड स्टेट पीएससी। तो इन सारी ही चीज़ों का नॉलेज हमें होना चाहिए जब हम इंडियन पॉलिटी पढ़ते हैं। तो नवतेज सिंह जौहर केस क्या था 2018 का, चलिए देखते हैं। बैकग्राउंड की सबसे पहले बात करेंगे। सेक्शन 377 ऑफ इंडियन पीनल कोड criminalized homosexuality, denying members of the LGBTQ community equal rights। अब जो हमारे इंडियन पीनल कोड का आईपीसी का सेक्शन 377 था, इन्होंने बोला, इसमें लिखा होता था कि जो होमोसेक्सुअलिटी है ये एक क्रिमिनल ऑफेंस है, ये यहाँ पे लीगल नहीं है हमारे देश में, जिसके कारण जो LGBTQ कम्युनिटी के मेंबर्स थे उन्हें इक्वल राइट्स यहाँ पे नहीं देखने को मिलते थे, उन्हें इक्वल राइट्स नहीं प्रदान किए जाते थे। होमोसेक्सुअलिटी जो था पहले के टाइम पे 2018 के पहले मेजरली यहाँ पे एक तरीके से क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता था, इसे हम लीगल कंसिडर नहीं करते थे इंडिया में। तो ये जो सेक्शन 377 था बेसिकली इसके ऊपर ही यहाँ पे ये पूरा केस हुआ था कि भाई ये जो भी चीज़ें आप बोल रहे हैं आर्टिकल सेक्शन 377 के अंडर की, ये जो यहाँ पे होमोसेक्सुअलिटी है इसे आप क्रिमिनल ऑफेंस बता रहे हैं, इसके कारण हमारे देश में जो LGBTQ कम्युनिटी है उनके जो भी राइट्स होते हैं वो उन्हें नहीं मिलते। हमारे सिटीज़न होने के कारण जो इक्वल राइट्स उन्हें मिलने चाहिए, जो समान अधिकार उन्हें मिलने चाहिए, वो समान अधिकार उन्हें नहीं मिल पाते हैं। तो यहाँ पे इसके अगेंस्ट में, इसके कारण इस पूरी चीज़ में हमारे सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना था, देखिए। द सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन पार्ट्स ऑफ सेक्शन 377 डिक्लेयरिंग कंसेंशुअल होमोसेक्सुअल एक्ट एज लीगल। फिर इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि चलिए आप जो बात बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही है, क्योंकि LGBTQ कम्युनिटी के लोग भी तो हमारे सिटीज़न हैं, हमारे ही देश के नागरिक हैं, तो हम उन्हें भी इक्वल राइट्स प्रोवाइड करेंगे, उन्हें भी बिल्कुल समान अधिकार प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने जो सेक्शन 377 था इसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया, यानी कि इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल दिया, इसे बेसिकली हटा दिया। यहाँ पे अब कोई भी 377 जैसा सेक्शन हमें देखने को नहीं मिलता। देन यहाँ पे बोला गया कि जो भी होमोसेक्सुअल लोग हैं या फिर उनके जो भी कंसेंशुअल होमोसेक्सुअल एक्ट जो है अब वो लीगल है। अब यहाँ पे इस चीज़ को इलीगल नहीं बोल सकते, अब जो होमोसेक्सुअलिटी है इसे हम इलीगल नहीं बोलेंगे, अब ये हमारे देश में क्या है, कम्प्लीटली लीगल है। अब इस चीज़ का सिग्निफिकेंस क्या निकल कर आया, देखते हैं। दिस जजमेंट वॉज अ लैंडमार्क स्टेप टुवर्ड्स इंक्लूसिविटी and equal rights, affirming the dignity and autonomy of LGBTQ individual। अब ये जो हमारा पूरा केस था काफ़ी एक लैंडमार्क स्टेप हुआ टुवर्ड्स द इंक्लूसिविटी एंड इक्वल राइट्स। यहाँ पे LGBTQ कम्युनिटी के लिए बेसिकली काफ़ी बड़ा फैसला हुआ, काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग जो जजमेंट था ये निकल कर आया, क्योंकि इसने LGBTQ कम्युनिटी को हमारे देश में, हमारी पूरी सोसाइटी में इक्वल राइट्स जो थे वो प्रदान किए। बेसिकली अब यहाँ पे उन्हें वही इक्वल राइट्स और वही इक्वल रिस्पेक्ट मिलने वाली है जो कि बाकी सिटीजन्स को यहाँ पे देखने को मिलती थी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस रहता है इस एक्ट का, स्पेशली फॉर द LGBTQ कम्युनिटी। एंड या दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। आई रियली होप कि आज की क्लास में जो भी इंपॉर्टेंट केसेस हमने डिस्कस किए वो आपको समझ में आए होंगे। और अगर आपको लगता है कि कोई इंपॉर्टेंट केस जो था वो हम डिस्कस नहीं कर पाए हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में उस केस का नाम बताइए, हम फ्यूचर में उस केस के ऊपर डिस्कशन ज़रूर करेंगे। अगर आपको लगता है कि कोई इंपॉर्टेंट केस जो था इंडियन पॉलिटी का जो हम डिस्कस नहीं कर पाए हैं या फिर मिस हो गया है, या आपको लगता है कि उसके ऊपर भी क्लास होनी चाहिए, उसके ऊपर भी डिस्कशन होना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में उस केस का नाम बताएंगे एंड देन हम उस चीज़ को ज़रूर डिस्कस करेंगे फ्यूचर में। हालांकि मैंने कोशिश करी है कि सारे ही इंपॉर्टेंट केसेस को आज हम कवर कर लें, बट फिर भी यदि कोई केस रह गया है, ऐसा कोई जजमेंट है, ऐसा कोई वर्डिक्ट है जो छूट गया है आज की क्लास में, तो आप मुझे प्लीज़ बताइएगा, हम फ्यूचर में उस चीज़ को ज़रूर डिस्कस करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ आज के जितने भी इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट थे वो आप सभी को समझ में आए होंगे और फ्यूचर में आपके एग्जामिनेशंस के लिए ये सारे ही वर्डिक्ट आपको काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। एंड आई रियली होप कि आप सभी काफ़ी अच्छा कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, सारी क्लासेस आपको समझ आ रही हैं और आप इंजॉय कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी को मेरे साथ पढ़ना। एंड इफ़ यू गाइज आर इंजॉइंग वॉचिंग द वीडियोज़, प्लीज़ लाइक द वीडियोस, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए जो चीज़ मैंने आपसे पूछी है। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, स्पेशली टू दोस्त जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस मेजरली फॉर यूपीएससी एंड स्टेट पीएससी प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये सारी ही क्लासेस उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। साथ ही साथ इफ़ यू आर इंजॉइंग द वीडियोज़, प्लीज़ लाइक द वीडियोज़ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, ताकि आप किसी भी इंपॉर्टेंट वीडियो को मिस आउट ना कर पाएँ। एंड आई रियली होप you guys are doing well, you guys are healthy, you guys are happy. So yeah, at last I would like to just say one thing to you all, that thanks for watching the video. If you are enjoying the video, please keep watching the video because I really love teaching Indian polity and I really hope that you guys are also enjoying watching it. So yeah, thanks for watching.